लेडी डॉक्टर के क्लिनिक में अलीशा मुझे लेकर गया था। वह एक गायनेकोलॉजिस्ट थी। जिस काम के लिए वो मुझे वहाँ लेकर गया था, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऊपर से मेरे शौहर अलीशा की घूरी भी मुझ पर तेज़ हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। काश कि मैं शादी करती ही ना। पता नहीं है शादी करना क्यों इतना ज़रूरी होता है। मैं तो अज़ाब में फंस चुकी थी। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद मेरी बारी आई थी। मैं उस वक्त गायब दिमाग से बैठी हुई थी जब मिसिस शाह की आवाज़ नर्स लगाने लगी। मेरा तो दिमाग अपनी गुजरता 6 माह की ज़िंदगी के गिर्द ही घूम रहा था। तीसरी बार जब उसने अनाउंस किया तो मर्दों की कुर्सियों से उठकर अलीशा मेरे पास आया। मेरा हाथ पकड़कर झंझोड़ दिया। कहने लगा, बहरी हो तुम? कब से वह तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम जा क्यों नहीं रही हो? मैं बुरी तरह से चौंकी थी। मैंने कहा, अच्छा आ गई मेरी बारी? कहने लगा, हाँ आ गई, चलो जाओ। मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। इससे पहले कि मैं डॉक्टर के कमरे में जाती, अली ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे कान में सरगोशी करने लगा। देखो, सारी बात लेडी डॉक्टर को बताना, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है और इस मसले का जल्द जल्द हल निकलना, समझी ना? बड़ा सख्त लहजा था उसका। मैंने बहुत मुश्किल से ही अपना थूक निकला था। खुद को अंदर जाने के लिए तैयार किया। जैसे ही डॉक्टर के कमरे के पास पहुंची, नर्स मुझे बुरी तरह से घूर रही थी। कहने लगी, कितनी आवाज़ें दी मैंने आपको, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी जाएं, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वे मरीजों का इंतज़ार कर सकें। मैं जल्दी से कमरे में गई। सामने एक अधेड़ उम्र लेडी डॉक्टर गले में स्टेथोस्कोप लगाए बैठी थी। मैं उसके सामने कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कहने लगी, जी बीबी, क्या नाम है आपका? मैंने कहा, लाइबा शाह। कहने लगी, जी कहिए क्या मसला है? मैंने कहा, वह एक्चुअली मेरी अभी शादी हुई है। कहने लगी, तो फिर? मैंने कहा, एक्चुअली मुझे डर लगता है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि लफ्ज़ों से तरकीब कैसे देना है। अपनी बात समझाऊं कैसे और कहूं तो कहूं क्या? अब मैं बार बार अपना गला साफ करने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे गले में बहुत सारी गिरह पड़ गई हो। बात मेरी ज़ुबान पर नहीं आ रही थी। दिमाग में तरकीब दिए हुए सारे गुड़ मूंड हो चुके थे। कहने लगी, बीबी जल्दी बताओ क्या मसला है? पीछे और भी मरीज औरतों की लाइन लगी हुई है। मैंने कहा, मुझे अपने शौहर के पास जाने से डर लगता है। मैंने ये बात बहुत डरते हुए कही थी। कहने लगी, मैं समझी नहीं। मैंने कहा, मुझे शौहर के करीब आने से डर लगता है। कहने लगी, कितने दिन हो गए शादी को? मैंने कहा, 6 माह। ये सुनकर डॉक्टर का चलता हुआ पैर रुका। मुझे आंखें फाड़े देखने लगी। कहने लगी, होता क्या है तुम्हारे साथ, क्या तकलीफ़ होती है? मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने इस बात में सर हिलाया। उसके बाद जो वो मुझसे सवालात पूछने लगी, मैं गुमसुम से देखने लगी। उसने मुझे चंद मेडिसिन लिख कर दी, लेकिन मुझे ऐसी वैसी बातें भी कहीं जो कि सुनकर मेरा दिल और ज़्यादा खौफ से हिल को मारने लगा। अभी तो बाहर मेरा शौहर बैठा डॉक्टर के जवाब के इंतज़ार में था। मैं बाहर आई तो पहले हाथ के इशारे से मुझसे पूछने लगा कि डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने नज़रें ही बदल ली। मेरे हाथों में उस वक्त नमी उतरी हुई थी। दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वे मेरे पास आया। कहने लगा, क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची मैंने उसके हाथ पर रख दी। मैंने कहा, ये मेडिसिन ले आना, मेडिसिन खाने से तुम नॉर्मल हो जाओगी। बड़ी बेबसी से उसने मुझसे पूछा था। उसने कहा, ठीक है, जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। मैं हॉस्पिटल से निकलकर बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद मेडिसिन लेकर अली शाह भी गाड़ी में आकर बैठ गया। हमारी शादी को 6 माह हो चुके थे, लेकिन मुझे अपने शौहर के करीब आने से बहुत डर लगता था। शायद इसकी वजह ये थी कि मेरी शादी कम उम्र में हुई थी और दूसरा ये कि मैं अपने घर में छोटी थी। मुझसे छोटी बस एक ही बहन थी, लेकिन मुझ में लाउबालपन और बचपनापन बहुत ज़्यादा था। इसलिए मेरा ध्यान अपने बड़ों की निस्बत छोटों के साथ खेलने को करता था और शादी की बातों के मुतालिक मेरा कोई दिमाग नहीं था। लेकिन ऐसे हंसते खेलते कब मैं बड़ी हुई, कब तालीमी सिलसिला ख़त्म हुआ, कब मेरा रिश्ता आया, पता ही नहीं चला। अलीशा से मेरा रिश्ता भी तय हो गया। मैं बहुत लाउबाली किस्म की थी। मेरे जहन में शादी के मुतालिक बस इतना ही था कि अच्छे से फैंसी जोड़े पहनने पड़ेंगे।
मेहमान दावत करेंगे और मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। मेरे नाज नखरे उठाए जाएंगे, बस इससे आगे मुझे कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने अब कभी इन बातों में दिलचस्पी ही नहीं की थी। शादी की रात मेरी बहन ने बस मुझे इतना कहा कि तुम्हारा शौहर तुम्हें कुछ भी कहे तुम उसे इनकार मत करना। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को इनकार करने की। रुखसती से पहले अपने भतीजे के सर पर दो लगाकर मैंने उसकी जेब से सारी टॉफ़ियाँ और चॉकलेट्स निकाल के अपने पर्स में रख ली। मैंने कहा तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि सारी चीज़ें तुम अपनी जेब में ठूस कर भाग जाओ। ये मत समझना कि मेरी शादी हो गई है तो शादी की रात मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। हॉल में जाने से पहले मैंने उसकी अच्छी खबर ले ली। अपने भतीजे की सारी टॉफ़ियाँ चॉकलेट्स मैंने अपने छोटे से फैंसी पर्स में डाल ली, जो मुझे भाभी ने इसलिए पकड़वाया था कि अगर कोई सलामी में पैसे दे तो रख लेना। बहरहाल हॉल में बैठकर मैंने शर्माने की जहमत नहीं की थी, बल्कि दीदे फाड़े फाड़े में सब औरतों के फैशन देख रही थी। 2-4 बार मेरी माँ ने मुझे घूर कर भी कहा, कहने लगी दुल्हन हो नजरें झुका के बैठी रहो। मैंने कहा अम्मा अपनी शादी तो मुझे एंजॉय करने दे। बहरहाल बारात आई, निकाह हुआ और फिर रुखसती भी हो गई। जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरी ननंद ने ही मुझे अली शाह के कमरे में बिठा दिया। कुछ देर बाद मेरे कमरे में मैं दाखिल हुआ। मैंने इतनी देर में पर्स में से टॉफ़ी निकाली, मुंह में डाली तो मुझे लगा कि अभी उसे आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अक्सर शादियों में दोस्त यार दूल्हे को बार बार रोक कर बैठ जाते हैं। मैंने सोचा जब तक वे नहीं आता मैं टॉफ़ियाँ खा लेती हूँ। मैंने जो टॉफ़ियाँ इकट्ठी मुंह में डाली थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने अली शाह खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में मैं थूक भी नहीं सकती थी, ना ही फटाफट मुंह चलाकर खा सकती थी। उसे देखकर मैं बहुत परेशान हुई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। काफ़ी संजीदा किस्म का इंसान लग रहा था। अपनी शेरवानी उतारी, अलमारी का पेट खोल कर हैंगर निकाल कर अपनी शेरवानी बड़े सलीके और तरीके से हैंगर पर लटका कर अलमारी के अंदर रख दी। फिर एक गहरी सांस ली, अपनी कमीज के ऊपर के 2 बटन खोले। कहने लगा एक तो गर्मी में शादी करना भी अजाब है। इसके बाद वे मेरे पास बैठ गया। मैंने अपने दोनों गालों में टॉफ़ियाँ फंसा रखी थी, इसलिए कुछ अजीब सा हो गया था। उसने पहले तो एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली, लेकिन फिर बड़े गौर से मुझे देखने लगा। मेरे दोनों गाल कुछ फूले फूले से थे। कहने लगा तुम्हारे मुंह को क्या हुआ है? मैंने नाम में सर हिला दिया। मुंह में टॉफ़ियाँ भरी हुई थी, इसलिए बोल तो नहीं सकती थी। कहने लगा तुम्हारे मुंह में कुछ है। मैंने कहा हाँ हाँ टॉफ़ियाँ। ये सुनकर उसने हैरत से गला फाड़ कर बोला व्हाट, तुम टॉफ़ी खा रही हो? मैंने इस बात में सर हिलाया, फिर अपना पर्स खोलकर उसे टॉफ़ी और चॉकलेट्स दिखाने लगी। उसने बड़े तासुरात से देखा। कहने लगा नहीं तुम ही खाओ तो बेहतर है, और ज़रा जल्दी खाओ, सारे मूड का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अपनी शादी पर क्या कोई टॉफ़ियाँ खाता है? मैंने जल्दी जल्दी मुँह चलाकर टॉफ़ियाँ ख़त्म की। उसने मेरा पर्स पकड़ा, उसे बंद किया और सामने टेबल पर रख दिया। फिर एक गहरी सांस लेकर मेरे सामने बैठ गया। अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला, उसके अंदर से एक सोने का बड़ा खूबसूरत कंगन निकाला और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। बड़े प्यार से उसने मुझे वह कंगन पहनाया था। कहने लगा इसे हमेशा अपने हाथ में रखना। मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ी इश्तियाक भरी नज़रों से उस कंगन को देख रही थी। जब अली ने मेरी तारीफ़ करना शुरू किया, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब उसने मेरे करीब होकर मेरे माथे पर लगा झूमर उतारते हुए गुस्ताखी की तो मेरी जान निकली। मैं फ़ौरन से पीछे हटी और उसे भी पीछे धक्का दिया। वे हैरान होकर मुझे देखने लगा। कहने लगा क्या बदतमीज़ी है लाइबा? मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ ये सब करते हुए? मेरी बात सुनकर वह हैरान हुआ। कहने लगा बीवी के साथ तो सब कुछ जायज़ होता है, तुम्हारे साथ भी शर्म करूँगा तो फिर ये सब किसके साथ करूँगा? मैं जो शादी के इस रिश्ते से बहुत कम ही वाकिफ़ थी, फ़ौरन से बैठकर उठकर खड़ी हो गई। बेहद नर्वस थी। मुझे यूँ खड़ा होता देखकर वे मेरे मुकाबिल खड़ा हो गया। कहने लगा तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं सोऊंगी। ये सुनकर वे कहने लगा पागल हो गई हो? मैंने कहा नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकती, तुम बहुत बेशर्म हो। मेरी बात सुनकर वे पहले तो अपना सर पकड़कर मुझे देखने लगा, फिर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बेड पर बिठा दिया। कहने लगा तुम्हें क्या किसी ने कुछ समझा कर नहीं भेजा? मैंने कहा क्या समझाना था मुझे? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कहने लगा तुम्हारी किसी बहन ने, भाभी ने तुमसे कुछ कहा नहीं कि शादी क्या होती है?
अप्पी ने कहा था कि शौहर को किसी बात पर रोकना नहीं। मुझे क्या पता था तुम इतने बेशर्म हो गए हो। देखो खबरदार, जो तुमने मेरे साथ दोबारा किसी तरह की हरकत की। तो उसने गहरी सांस ली, कहने लगा इधर बैठो मेरे पास। जैसे ही वे मेरे कुछ करीब हुआ मैं फ़ौरन से पीछे हट गई। मैंने कहा फासला रख के बैठो तो बात सुनूंगी, वरना कमरे से बाहर जाकर बता दूंगी सबको कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनकर तो उसकी हवाइयाँ उड़ी थी। कहने लगा अच्छा नहीं आता तुम्हारे पास, लेकिन देखो मेरी बात सुनो। फिर कहने लगा निकाह करने का मकसद यही होता है कि बीवी अपने शौहर को उसके किसी अमल से रोक नहीं सकती। मैंने कहा शौहर चाहे जो मर्जी बेशर्मी करता रहे। नहीं भाई, मैं तो तुम्हें ज़रूर रोकूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हें आज रात कुछ नहीं कहता, लेकिन प्लीज़ कल अपने आप ही से पूछ लेना कि शादी क्या होती है। अब रोज़ रोज़ मैं सब्र का इत्मीनान तो नहीं दूंगा। मैं तो उसकी बात ही समझ नहीं पाई। बहरहाल मैंने अपनी ज्वेलरी खुद उतारी, अपना लिबास तब्दील किया। जब सोने के लिए आई तो वह बेड पर लेटा हुआ था। मैंने कहा जरा दूर हटो, क्या पूरे बेड पर तुम ही फैल के लेटोगे? तो मैं कहाँ सोऊंगी? मेरी बात सुनकर वह मुझे फिर से हैरान नजरों से देख रहा था। कहने लगा तुम बेड पर ही सोगी? मैंने कहा सोना है। बड़ी खुशी से उसने मुझे जगह दी थी, बल्कि मेरा तकिया भी उसने अपनी तकिए के साथ बिल्कुल लगा के रखा था। लेकिन मैंने उसे घूर कर देखा, फिर उठकर सोफे के पास आ गई। सोफे पर छोटी छोटी गद्दियाँ रखी हुई थी। मैंने वे सारी गद्दियाँ उठाई और बेड के बीच में रख दी ताकि वे मेरे करीब ना आ सके, और फिर अपना तकिया साइड पर करके लेट गई। उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली, फिर अपनी तरफ का लैंप बंद कर दिया। सुबह उसी ने मुझे जगाया था। कहने लगा बेगम साहिबा सुबह हो गई है, उठो उठो, जाकर नहाकर फैंसी जोड़ा पहन लो। ये ना हो कि दरवाज़ा खोलकर मेरी भाभी और बहनें और घर के तमाम लोग कमरे के अंदर दाखिल हो जाएं। उसने कहा मेरी बात सुनो, अगर मेरी भाभियाँ या बहनें तुमसे कुछ भी पूछे तो ज़रूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी सच बताने की। कहना सब कुछ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कह दूंगी, लेकिन तुमने जो हरकत कल की थी ना वो मत करना। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आ गया। मेरे बालों का जोड़ा उसने खोला। कहने लगा वो तो इब्तिदा थी और मैं आज इंतहा के मूड में हूँ और कोई ड्रामा नहीं देखूंगा तुम्हारा, समझी? ये कहकर वे वॉशरूम चला गया और मैं अंदर ही अंदर खौफ खाने लगी। रात को वलीमा था, इसलिए मुझसे ज़्यादा किसी ने सवाल जवाब नहीं किया। वलीमे पर जब हॉल में अली शाह मेरे बराबर में बैठा तो कैमरामैन उसे मुझसे और भी करीब होने के लिए कह रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ फैलाकर मुझे अपने पहलू में लिया, मेरा दिल मुट्ठी में आया था। फिर मेरे कान के पास आकर कहने लगा रात को भाभी तुम्हारे कमरे में आएंगी तुम्हें कुछ अक्ल देने के लिए, इसलिए उनकी बातें अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना। पता नहीं क्यों उनकी बेताब नजरें बेबाक अंदाज देखकर मुझे खतरे की घंटियां सुनाई दे रही थी। वलीमे की रात जब मैं कमरे में थी तो कुछ ही देर के बाद अली शाह की भाभी कमरे में आई, मेरे पास आकर बैठ गई। बेहद नर्वस थी। कहने लगी लाइबा क्या बात है, तुमने कल रात अली को ठीक से डील नहीं किया? मैंने कहा मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। वह कहने लगी तो फिर वह मुझसे ये क्यों कह रहा था कि अपनी देवरानी को कुछ अकल दें, उसे कुछ भी पता नहीं है। मैंने कहा झूठ बोल रहा होगा आपसे। वह कहने लगी ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने कहा आपसे मजाक किया होगा, मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे गलत समझे। उसकी भाभी कहने लगी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। मैंने कहा जी ठीक है। कुछ देर बाद वे मेरे पास बैठकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अली शाह कमरे में दाखिल हुआ। कमरा बंद किया, अपना आराम दे लिबास पहना, खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया, चेहरे पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट सजाकर बेड पर मेरे पास बैठ गया। कहने लगा भाभी की बातें कुछ समझ आई तुम्हें? मैंने इस बात में सर हिला दिया। कहने लगा गुड। मैं खुद को अंदर ही अंदर बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी कि आज उसे किसी बात पर रोकूंगी नहीं। आखिर जिसकी भी शादी हो ये सब उसके साथ होता ही होगा। बहुत समझा रही थी खुद को, लेकिन दिल था कि किसी बेलगाम घोड़े की मानी दौड़ रहा था। हाथों में तरी उतरने लगी, घबराहट सी होने लगी। मैं जैसे ही मेरे करीब आया मैंने फिर से उसे खुद से पीछे कर दिया। वो इस बार मुझे गुस्से से देखने लगा। इससे पहले कि कुछ कहता मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे यूँ रोता देखकर उसने अपना सर पकड़ लिया। कहने लगा यार लाइबा खुदा के लिए पहले ये रोना बंद करो। मैंने कहा पहले तुम वादा करो कि मुझे कुछ नहीं कहोगे और ना ही मेरे पास आओगे। ये कहने लगा इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों नहीं आऊँगा?
पास। शादी किस लिए की है मैंने तुमसे? फिर मुझे कुछ देर गुस्से से देखता रहा। मैं रोए जा रही थी। कहने लगा, अच्छा बताओ किस बात की टेंशन है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। वे कहने लगा, कुछ नहीं है और तुम यूँ अब डरना बंद करो, रोना बंद करो, सारा मेकअप रोने से ख़राब हो चुका है। बड़ी मुश्किल से मैं चुप हुई। कहने लगा, जाओ मुँह धोकर चेंज करके आओ। मैं कपड़े तब्दील करके आ गई। उसने मुझे अपने पास बिठाया और उसने बड़े प्यार से मुझे समझाना शुरू किया। कहने लगा, निकाह के इजाब व कबूल का मकसद यही होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बिल्कुल हलाल और जायज़ हैं। फिर कहने लगा, लाइट जलती रहने दूँ या बंद कर दूँ? मैंने कहा, बंद कर दो। उसने लाइट बंद की। मैंने खुलकर सांस लिया। चलो जी, बात ख़त्म हुई। मैं सोने के लिए बेड पर लेट गई। कुछ ही देर बाद मुझे अपने आप किसी के हिसार में महसूस होने लगा। मैं अगला सांस लेना भूल गई, लेकिन चुप रही। मगर जब उस शख्स की गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। एकदम से उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा। कहने लगा, पागल हो क्या? आवाज़ बाहर जाएगी। क्यों सबके सामने मेरा मजाक उड़वाना चाहती हो? लेकिन मैंने उसे खुद से दूर किया और रोने लगी। बहरहाल नतीजा ये निकला कि गुस्से से अलीशा सोफे पर जाकर लेट गया। कुछ दिन ना तो उसने मुझसे बात की, ना मैं मेरे पास आया। मैंने शुक्र किया कि अच्छा हुआ बात टली। लेकिन जैसे ही शादी पर आने वाले मेहमान अपने घरों को सुधारे, वे बार बार मुझसे इसी बात का इसरार करने लगा। वे रोना धोना मचा देती। वे कभी कभार मुझ पर गुस्सा करता, कभी नाराज़ हो जाता, कभी मुझे समझाने लगता। अब यह भी ना नहीं था कि मैं कोशिश नहीं करती थी, बहुत कोशिश करती थी कि मैं रिश्ता निभा सकूं, लेकिन मेरे इख्तियार में नहीं था। जैसे ही शाम के अंधेरे गहरे होने लगते, मेरे दिल की रफ्तार बढ़ने लगती कि अब कुछ ही देर में अली अपने ऑफिस से वापस आ जाएगा। फिर सब मिलकर खाना खाएंगे और उसके बाद कुछ ही देर बाद सब अपने कमरों में चले जाएंगे और अली भी कमरे में आएगा। ये सोच मेरे अंदर ही अंदर जान निकालती रहती थी। और आज तो ये ऑफिस जाने से पहले मुझे लास्ट वार्निंग देकर गया था। कहने लगा, रायबा मगर आज तुम बेहोश भी हो गई, तब भी होश में आने के बाद मैं तुमसे अपना हक वसूल ज़रूर कर लूँगा। मैं बेहद परेशान थी। मेरी जेठानी कहने लगी, रायबा तुम ऐसा करो, तुम रोटी बना लो। मैं रोटियां बनाने लगी, लेकिन ध्यान उसी तरफ था कि अली आज बहुत गुस्से में था। मेरे आंसू आज उस पर असर नहीं करेंगे। मेरी जान निकली जा रही थी। सब लोग अपने अपने कामों में लौट आए। अली अभी भी गुस्से में था। खाना भी उसने ठीक से नहीं खाया। जल्दी से खाना खाया और कमरे में जल्दी चला गया। मैं जानबूझकर अपनी जेठानी के पास बैठी इधर उधर की बातें करती रही ताकि वक्त गुजर जाए और जब मैं कमरे में जाऊं तब अली सो चुका हो। रात के 1 बजे तक मैं कमरे में नहीं गई। सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए, लेकिन मैं सहन में टहल रही थी। 1 बजे जब मैं कमरे में गई तो लाइट ऑफ थी। अली सो चुका था। मैंने शुक्र किया और बेड की दूसरी जानिब जाकर लेट गई। जैसे ही मैंने आंख बंद की, किसी की सांसों की गर्माहट महसूस करके मेरी आंख खुली। अली शाह था। वह मेरे बेहद करीब था। मुझे और कुछ नहीं सूझी। मैंने कहा, अली मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। कहने लगा, भी तुम्हारे सर में भी दर्द होगा और उसके बाद न जाने और क्या क्या होगा। लाइबा आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। उससे पहले कि मैं चिल्लाने की कोशिश करती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। हाथ इस कदर जोर से रखा कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैंने बहुत चाहा कि मेरा मुंह उसके हाथ से आज़ाद हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। नतीजा ये निकला कि मैं बेहोश हो गई। ठंडे पानी की छींट से मैं होश में आई। मैंने आंखें खोलकर देखा तो अली बेहद परेशान बदहवास सा मेरे पास बैठा मुझ पर ठंडे पानी की छींटे मार रहा था। मुझे होश में देखकर कहने लगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं तुम मुझे परेशान करने के लिए मेरी ज़िंदगी में आई हो। मैंने कहा, मैं खुद भी तंग आ चुकी हूँ। ऐसा करो, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। वह कहने लगा, मुझे भी यही लग रहा है। शायद किसी डॉक्टर के समझाने से ही तुम्हें अक्ल आ जाए। पहले एक डॉक्टर, फिर दूसरी और फिर अब ये तीसरी। वह मुझे मेडिसिन लिख कर दे देती थी। मैं खाती रहती। 6 माह मुँह मीत करती रही, लेकिन मेरा खौफ रत्ती बराबर भी कम नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि अली शाह मुझसे दूर रहने लगा। अब मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करता था और मुझसे बात भी नहीं करता था। मुझे देखकर चेहरे पर बल डाल लेता। एक बार उसके फ़ोन पर घंटी बज रही थी। मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो एक लड़की का नाम था। जैसे ही मैं फ़ोन उठाने लगी, वे तेज़ी से फ़ोन के पास आया और फ़ोन उठा लिया। फिर फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ये देखकर मेरे कुछ होश उड़े थे। जो भी था जैसा भी था, 6 माह हो गए थे हमारी शादी को। बेशक हमारे बीच कोई कायम नहीं हुआ पाया था और वह मेरे डर और खौफ की वजह से था। मुझे लगता था कि ये मेरे पास आएगा तो मैं मर जाऊंगी। शायद मुझे कोई फोबिया की बीमारी
लग गई थी। मैं बेहद परेशान थी। अपने इस मर्ज़ का मेरे पास कोई इलाज ना था और मेरे इस मर्ज़ से मेरा शौहर मुझसे दूर होने लगा था। अली को मेरी कोई परवाह नहीं होती थी, मेरी तरफ देखता तक नहीं था। मैं तो मजीद परेशानी में मुब्तला हो चुकी थी। अब तो वो रात देर तक कमरे में नहीं आता था। सहन में हंस हंस कर ना जाने किससे बातें करता था। यकीनन कोई लड़की ही हो सकती थी। मेरा घर मेरे हाथों से बर्बाद हो रहा था, लेकिन मेरा खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी भी मुझे ये लगने लगा था कि शायद मेरे खौफ की वजह से अली मुझे छोड़ देगा, मुझे नहीं अपनाए। मर्द का क्या है, उसे तो फिर से खूबसूरत और कुंवारी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मसला तो औरत के साथ होता है। जब एक महीना ऐसे ही गुजर गया और अली वही रूटीन रही तो मेरा सब्र भी जवाब दे गया। मैंने अली से कहा, तुम किससे बातें करते हो? कहने लगा, मैं किसी से भी करता हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अपने काम से काम रखो। मैं अपने घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम्हें यही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा, ये मेरे बस में नहीं है तो ठीक है। मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन सच ये है कि मुझे मोहब्बत चाहिए। सारी ज़िंदगी तशगी में नहीं गुजार सकता और मैं फिर दूसरी शादी के लिए हमारे दीन में इसे इजाज़त दे रखी है। ये सुनकर मेरे होश उड़ने लगे, मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम दूसरी शादी करोगे? कहने लगा, मजबूरी है, करनी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है। तुम बहुत शोर मचाती हो, तुम कोशिश ही नहीं करती कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। देखो, मैं एक मर्द हूँ, अपने जज्बात को दबा नहीं सकता। मैंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की है, मैं सच कह रही हूँ। कहने लगा, हाँ, मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन तुम्हारे बस में नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। लेकिन ये सच है, मैं अब शादी के बगैर नहीं रह सकता। मुझे एक बीवी चाहिए, उसकी संगत चाहिए, उसकी मोहब्बत चाहिए, जो मुझे तुम नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे बस में नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें अपनी निगाह में रखूँगा। तुम्हें एक कमरा अलग से मिलेगा, वहाँ तुम सुकून से रह सकती हो, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। लेकिन देखो ना, मेरे बारे में भी सोचो, मेरा भी तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं सारी ज़िंदगी यूँ तो ही नहीं गुजार सकता, मुझे बीवी भी चाहिए और औलाद भी चाहिए। फिर कहने लगा, सारा मेरी बहुत अच्छी कलीग है, बहुत अच्छी लड़की है, बस गरीब घराने की है और गुर्बत की वजह से उसके वालिद जहेज़ नहीं दे सकते, इस वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा। लेकिन मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं सारा से निकाह कर लूँगा। ये सुनना था मेरी जान निकली। वह बहुत संजीदगी से कह रहा था। उसके फ़ोन पर फिर से बैल होने लगी। उसने फ़ोन उठाया, कहने लगा, जाने मन, बस 2 मिनट। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। सहन में जाकर हंसते हुए बातें करने लगा। मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई। ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उन्हीं दिनों मेरी छोटी बहन की शादी हुई। वह मायके आई हुई थी, मुझे भी बुला रही थी। मैंने अली से कहा, बस एक दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। कहने लगा, शौक से जाओ, बेशक चाहे जितने दिन रह कर आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर मैं खुलस कर रह गई थी। मैंने कहा, आप मुझे मिस नहीं करेंगे? कहने लगा, मिस किस बात पर करूँ? मैंने तो तुम्हारे कुर्बत को कभी महसूस ही नहीं किया, जो तुम्हारे दूर जाने से मुझे फ़र्क पड़े। जब चाहे जाओ, जब चाहे आओ, बल्कि अच्छा है तुम जाओगी तो मैं अपने कमरे में सुकून से सारा से बातें कर सकूँगा। उसकी बातें मेरा जी जलाने लगती हैं। यकीन जानो, रात को वे सोने नहीं देती, ऐसी बातें करते हैं मुझसे। मैंने कहा, ऐसा भी क्या कहती है? मेरे करीब आकर कहने लगा, जो तुम मुझसे नहीं कहती हो, जो तुम्हें बदतमीज़ लगती हैं, बेशर्मी लगती हैं, वही बातें करती है वह मुझसे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती गैर औरत से ऐसी बातें सुनाते हुए? कहने लगा, जब बीवी नहीं करेगी तो फिर दूसरे से बातें करनी पड़ेंगी। क्या करूं अब? वैसे भी मैं बहुत जल्दी इससे निकाह करने वाला हूँ, उसके बगैर रहा नहीं जाता मुझसे। मैंने अपनी आंखों से आंसू बहने दिए। अपना सामान बांध कर मायके चली आई। मेरी छोटी बहन के चेहरे पर खुशियों के अजीब से रंग थे। वे इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। उसका चेहरा, उसका हर अंदाज उसकी खुशी का मुँह बोलता सबूत था। वे मेरे पास बैठकर बातें करने लगी। कहने लगी, आप ही फहद भाई बहुत अच्छे हैं, मुझसे ये बातें करते हैं, मुझसे ये कहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर अपनी हनीमून की तस्वीरें दिखाने लगी, जिनमें वह अपने शौहर के साथ थी, बातें कर रही थी, एक साथ लग कर खड़ी थी। उसके शौहर ने हाथ फैलाकर उसको अपने पहलू में लगा रखा था। मैंने कहा, तुम्हें कभी अपने शौहर से डर नहीं लगता? कभी इस रिश्ते से खौफ नहीं आया? कहने लगी, कैसा डर, कौन सा खौफ? ये है एक पितरी का रिश्ता है,
हाँ, शुरू में मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन औरत को क्यों सब्र का पेकर कहा जाता है। और मुश्किल के बाद तो वैसे भी आसानी है, बल्कि खुशियाँ हैं। आपको मैं बता नहीं सकती मैं किस कदर खुश हूँ। अभी मैं एक दिन के लिए क्या आई हूँ, मुझे 10 फ़ोन कर दिए हैं। कहता है तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, कमरा खाली लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह तो सुबह मुझे लेने आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप बहुत ही छोटा सा लगने लगा। मैं खुद से अली को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन एंगेज था। अगले रोज़ मैं खुद ही अपने घर चली आई। अली मुझे अचानक से देखकर कहने लगा, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? थोड़े दिन रह लेती ना वहाँ पर। मैंने कहा मुझे नहीं रहना वहाँ। बड़े गुस्से से यह कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई। अली ऑफिस जा चुका था। रात को जब वह आया, मैंने बहुत खूबसूरत सा लिबास पहन रखा था, तैयार भी हुई, बाल भी खुले छोड़ रखे थे, वरना उसको देखते ही मैं खुद को सादा सा बना लेती थी। कभी कभी तो सर बांध के बैठ जाती थी ताकि वे मेरे पास ही ना आए, लेकिन बात दूसरी औरत की थी। मैं किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए सोच चुकी थी कि बाकी की हर तकलीफ सह लूँगी। रात को जब अली कमरे में आया तो मुझे देखकर हैरान हुआ। फ़ोन पर बात करता हुआ मेरे अंदर दाखिल हुआ, लेकिन मुझे देखकर शायद वे बात करना भूल गया था। कहने लगा मैं कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे कहने लगा क्या बात है, तैयार क्यों हो, कहीं जा रही हो? मैं अपने दोनों बाजू उसके गले में मायल करके उसके साथ लग गई। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, उसने फ़ौरन मेरे हाथ अपने गले से पीछे किए, खुद भी मुझसे पीछे हट गया। मुझे हैरत का झटका लगा, वह तो मेरी कुर्बत का मतम नहीं रहता था, फिर मुझे खुद से दूर कैसे कर सकता था। मैंने कहा क्या अब मैं इतनी बुरी लगने लगी हूँ कि मुझे पीछे झटक देते हो? कहने लगा ये बात नहीं, देखो ना यार, मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता तो नहीं ना। तुम इतने करीब आ जाओगी और वो भी इस रूप में, तो कोई ना कोई गुस्ताखी करने से बाज नहीं आऊँगा। फिर तुम कहोगी मैं बेशर्म हूँ, बदतमीज़ हूँ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस मुझे अपना लो। अपनी आवाज़ की नमी को मैं बेमुश्किल कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि हो नहीं रही थी। कहने लगा नहीं अपना सकता, तुम्हें डर लगेगा। मैंने कहा मैं सह लूँगी। कहने लगा सोच लो, फिर तुम चिल्लाती रहोगी, मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं कहूँगी, कह तो रही हूँ सह लूँगी, सब कुछ सह लूँगी, बस दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह कहकर मैं रोते हुए उसके सीने के साथ लग गई और उसे अपने साथ भींच लिया। कहने लगा सोच लो लाइबा, भी एक बार सोच लो। मैंने कहा आज के बाद आप सारा से बात नहीं करेंगे? कहने लगा सारा वाली बातें तुम करना शुरू कर दो, मैं उससे बात करना छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि वादा करी मुझसे। कहने लगा वादा करता हूँ। वे रात मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थी, लेकिन मैंने आज अली को कुछ नहीं कहा था। सुबह अली के उठने से पहले ही मैं कमरे से बाहर जा चुकी थी। आज वे बेहद खुश था। नाश्ते के दौरान मुझे देखे जा रहा था और मुझे शर्म सी आ रही थी। चंद दिन यूं ही गुजर गए। हर बार एक खौफ मुझ पर तारी होता था, लेकिन कुछ देर बाद ख़त्म भी हो जाता था। रात को अली सोने लगा तो मेरे जेठ ने उसे कमरे से बाहर बुला लिया। कहने लगा अली बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। वह कमरे से बाहर चला गया। उसका फ़ोन वहीं रखा हुआ था जिस पर बेल होने लगी। मैंने देखा तो सारा का फ़ोन था। यह देखकर मुझे अली पर गुस्सा आया। वह तो कह रहा था कि कभी सारा से बात नहीं करेगा। मैंने फ़ोन उठा लिया और सोच भी चुकी थी कि सारा को आज खरी खरी सुना दूंगी। उसकी खातिर मैंने बहुत कुछ सहा है। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाकर कान के साथ लगाया, मेरे होश उड़ गए। सारा के नंबर से तो मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। वे शख्स कहने लगा मेरे बाप कब तक अपनी बीवी को परेशान करने के लिए मुझसे रोमांस करता रहेगा? सारा सारा कह के अब तो मुझे भी अपना आप लड़की लगने लगा है। ये सुनकर मैं सारी बात समझ चुकी थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो अली मुझे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने गुस्से से उसे देखा। वे मेरे पास आ गया। मैंने कहा आई हेट यू, आप बहुत बुरे हैं, मुझसे झूठ बोल रहे थे। वे कहने लगा तो फिर क्या करता, सचमुच की लड़की से दोस्ती कर लेता। मैंने कहा आपके झूठ की वजह से मैंने कितनी तकलीफ़ उठाई है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आई हेट यू। ये कहने लगा तुमने भी तो मुझसे बहुत से झूठे बहाने बनाए हैं। मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा, ये हो जाए वो हो जाएगा। क्या हुआ लाइबा, जिंदा सलामत खड़ी हो मेरे सामने? मैं तो अपने दोस्त का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मशवरा दिया कि औरत दुनिया की हर मुश्किल को हंसकर सह जाती है सिवाय शौकन के। दूसरी लड़की के अफेयर का ड्रामा रचाओ, बीवी तुम्हारे पहलू में खुद बेखुद आ जाएगी। और देखो मैंने अली को गुस्से से देखा था। वे मुझे अपने हिसार में लेकर शो होने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा छोड़ो मुझे, आप झूठे हैं, मुझे नफरत है आपसे। कहने लगा कल तक तो बड़ी मोहब्बत जता रही थी कि अली मैं मर जाऊंगी आपके बगैर, प्लीज़ मेरे अलावा किसी के बारे में सोचना भी मत।
वे मुझे मेरी ही बातें याद दिला रहा था जो मैंने इसलिए की थी ताकि वे सारा को छोड़ दे। कहने लगा, अगर चाहती हो कि मैं सचमुच किसी सारा को अपनी ज़िंदगी में ना लेकर आऊँ तो ऐसी ही मोहब्बत करती रहना मुझसे, वरना ये सुनना था कि मैंने उसके सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। मैंने कहा, नाम भी मत लेना किसी लड़की का। ये कहकर मुझके साथ लग गए। कमरे में अब अली के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। धन्यवाद दोस्तों।